गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारा अध्ययन का जो विषय है, टॉपिक है, वो है व्यर्थ ठहराव। हालांकि व्यर्थ ठहराव वर्ड एग्रीमेंट के बारे में हमने पिछले वीडियो में जो ठहराव के प्रकार थे या अनुबंध के जो प्रकार, कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट्स के जो टाइप थे, उनके बारे में हम विस्तारपूर्वक अध्ययन पिछली वीडियो में किया था। आज हम व्यर्थ ठहराव का विस्तारपूर्वक अर्थ जानेंगे और इसके अलावा कौन कौन से ठहराव है जो अधिनियम में स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित कर दिए गए हैं। ओके, तो इसमें सबसे पहले हमें जानना है कि व्यर्थ ठहराव किसे कहते हैं। व्यर्थ ठहराव वर्ड एग्रीमेंट्स जानने से पहले हमें इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 10 में ये स्पष्ट किया गया है कि वैध अनुबंध यानी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के निर्माण के लिए ठहराव यानी एग्रीमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो भारतीय अनुबंध अधिनियम द्वारा स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित ठहराव है, यानी एग्रीमेंट एक्सप्रेसली डिक्लेयर एज ए वॉइड। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं व्यर्थ ठहराव किसे कहते हैं। व्यर्थ ठहराव वह है जिसे कानून द्वारा प्रवर्तित नहीं करवाया जा सकता। धारा कौन सी है? 2 की उपधारा जी। अब यहाँ पे ये भी ध्यान होना चाहिए कि ऐसा ठहराव पक्षकारों के बीच किसी प्रकार के वैधानिक दायित्वों को उत्पन्न नहीं करता है। एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को अपने वचनों के पालन करने के लिए बाध्य भी नहीं कर सकता। एन एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज सेड टू बी void। ओके, वर्ड एग्रीमेंट। अब यहाँ पे इसमें पहले धारा है सेक्शन कौन सी है? 2 की सब सेक्शन जी। इम्पोर्टेंट बात इसमें यह है कि सच एज एन एग्रीमेंट इज नलिटी इन द आई ऑफ लॉ डज नॉट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन ऑफ द अदर पार्टी। इसके अलावा there are some agreements which have been expressly declared as void by the Contract Act। अब कौन कौन से ठहराव हैं जो व्यर्थ ठहराव है, व्यर्थ घोषित किया गया है। अधिनियम में निम्नलिखित ठहराव स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित कर दिए गए हैं। तो सबसे पहला है अयोग्य पक्षकारों द्वारा किए गए ठहराव। इसमें धारा है 11 यानी 11, एग्रीमेंट बाय इनकॉम्पिटेंट पर्सन। भारतीय अनुबंध है, उसमें धारा कौन सी है? धारा 11 में निम्नलिखित 3 प्रकार के व्यक्तियों को अनुबंध करने के लिए अयोग्य घोषित किया गया है। और वो 3 प्रकार के व्यक्ति कौन कौन से हैं? तो इसमें सबसे पहले है अवयस्क यानी माइनर। दूसरा है अस्वस्थ मस्तिष्क वाले व्यक्ति, मैन ऑफ अनसाउंड माइंड। तीसरा है राजनियम द्वारा अनुबंध करने के लिए अयोग्य घोषित व्यक्ति, पर्सन डिक्लेयर्ड डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। यदि इन तीनों प्रकार के पक्षकारों द्वारा अनुबंध किया गया जाता है तो वह ठहराव व्यर्थ यानी वॉइड एग्रीमेंट होता है। According to Section 11 of Indian Contract Act, following types of person or the parties do not have the competence to make the contract, that they are regarded incompetent to make the contract under the Act. First, minor. Second, man of unsound mind. Third, person declared disqualified by law. If any
contract is made with three types of person, such agreement is void. अब देखते हैं हम सेकंड व्यर्थ ठहराव कौन सा हो सकता है, कौन सा व्यर्थ घोषित किया गया है। वो है सेकंड है तथ्य से संबंधित गलती करने वाले ठहराव। तथ्य से संबंधित गलती वाले ठहराव, इसमें सेक्शन कौन सी है, धारा कौन सी है, धारा 20 है। एग्रीमेंट मेड अंडर बायलैटरल मिस्टेक एज टू मटेरियल फैक्ट या सब्जेक्ट फैक्ट। इसके अंतर्गत धारा 20 के अनुसार जब ठहराव के दोनों पक्षकार, बोथ पार्टीज, दोनों पक्षकार ठहराव के किसी भी आवश्यक तथ्य के संबंध में गलती पर होते हैं तो वह ठहराव व्यर्थ होता है। अतः ठहराव तथ्य संबंधी गलती के आधार पर भी होता है तो वे भी क्या होता है, ठहराव पूर्णतः व्यर्थ होता है, यानी एब्सोल्युटली ये क्या होता है, वॉइड होता है। ओके, देख सकते हैं इंग्लिश में, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 20 of Indian Contract Act, where both the parties to an agreement are under a mistake as a matter of fact essential in the agreement is void. Okay, इसके अलावा hence if any agreement is made on the basis of mistake as to a matter of fact, such agreement is void. Mistake as to matter of fact may be in respect of subject matter of the contract or in respect of the identification of the party. अब थर्ड है विदेशी राजनीति की गलती वाले ठहराव। इसमें धारा कौन सी है, 21, सेक्शन 21। जब पक्षकार किसी ठहराव को करते समय किसी दूसरे देश के राजनीति के संबंध में गलती कर देते हैं तो ऐसे गलती विदेशी राजनीति से संबंधित गलती कहलाती है। विदेशी राजनीति के संबंध में गलती के आधार पर हुए ठहराव क्या होता है, पूर्णतः व्यर्थ होता है, एब्सोल्युटली वॉइड होते हैं। ओके, व्हेन द पार्टीज मेक मेक मिस्टेक रिलेटेड टू लॉ ऑफ सम अदर कंट्री, such mistake is regarded as a mistake relating to foreign law. It has been explained in section 21 of Indian Contract Act. Okay? अब चौथा है वो है विदेशी अवैधानिक प्रतिफल तथा उद्देश्य के ठहराव। एग्रीमेंट विथ अनलॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन। सेक्शन कौन सा है, सेक्शन धारा है 23 यानी 23। अब इसके अंतर्गत क्या होता है कि जिन ठहराव का प्रतिफल तथा उद्देश्य, अब यहाँ पे एक शब्द आया प्रतिफल, तो प्रतिफल का हम नेक्स्ट वीडियो में पूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे कि प्रतिफल कंसिडरेशन क्या होता है। तो यहाँ पे हमने जाना है कि जिन ठहराव का प्रतिफल तथा उद्देश्य अवैधानिक होता है यानी उन्हें अनुबंध अधिनियम द्वारा स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित किया गया है। अब धारा 23 में निम्नलिखित प्रकार के ठहराव को अवैधानिक उद्देश्य में प्रतिफल का माना जाता है। अब कौन कौन से है वो, फर्स्ट है यदि कोई ठहराव राजनियम द्वारा वर्जित है, इफ़ इट इज़ ए एग्रीमेंट फॉरबिडन बाय लॉ। इसके अलावा वह ठहराव क्या है, कपट में है, इफ़ इट इज़ फ्रॉडुलेंट। इसके अलावा यदि उस ठहराव में किसी व्यक्ति या संपत्ति को हानि पहुंचती है, ओके, इफ़ इट इज़ इन्वॉल्व और इम्प्लाइज या इंजरी टू द पर्सन और द प्रॉपर्टी ऑफ द अदर। लास्ट है यदि न्यायालय उस ठहराव को लोक नीति के विरुद्ध समझता है, इफ़ द कोर्ट रिगार्ड्स दैट एग्रीमेंट immoral or imposed to public policy।
पब्लिक पॉलिसी यानी लोक नीति के विरोध समझता है। तो आंशिक यानी पार्टली, एग्रीमेंट्स विथ पार्टली अनलॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन। कई बार ऐसा अवसर आता है, ऐसे मौका आता है जब कि ठहराव यानी एग्रीमेंट आंशिक रूप से वैधानिक होता है तथा आंशिक रूप से अवैधानिक। ओके, दोनों बातें आती है इसमें। क्या होता है आंशिक रूप से, तो क्या होता है वैधानिक, और आंशिक रूप से अवैधानिक। यदि ऐसे ठहराव के वेद एवं अवैध भाग को अलग अलग भागों में विभाजित नहीं, अलग अलग भागों में विभाजित किया जा सकता है तो वेद भाग क्या हो जाएगा, वेद तथा अवैध भाग वाला ठहराव व्यर्थ होगा। वापिस समझिए इसको। कई बार ऐसे अवसर आते हैं जब कि ठहराव आंशिक रूप से वैधानिक होता है तथा आंशिक रूप से अवैधानिक। यदि ऐसे ठहराव के वेद एवं अवैध भाग को, ये इंपॉर्टेंट बात है, यदि ऐसे ठहराव के वेद एवं अवैध भाग को अलग अलग भागों में विभाजित किया जा सकता है या बांटा जा सकता है तो वेद भाग क्या होगा, वेद भाग वेद तथा अवैध भाग वाला ठहराव व्यर्थ होगा, वॉइड होगा। यदि ऐसे ठहराव को वेद अथवा अवैध भागों में अलग अलग नहीं किया जा सकता तो संपूर्ण ठहराव यानी पूरा ठहराव क्या होगा, संपूर्ण ठहराव ही व्यर्थ होगा। ये इंपॉर्टेंट बात है इसमें। एग्रीमेंट विथ अनलॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट इन पार्ट, सेक्शन कौन सा है 24। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 24 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इफ कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट ऑफ एनी एग्रीमेंट इज अनलॉफुल in a part, such agreement is absolutely void. But if the lawful and unlawful consideration of the agreement may be separated in the part of the contract with lawful consideration and object will be valid agreement, and the part with unlawful consideration and object will be regarded invalid and void. तो ये समझने वाली बात इसमें। तो इस प्रकार एग्रीमेंट, ये अब नेक्स्ट और भी व्यर्थ ठहराव, व्यर्थ जो ठहराव के जो स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित किए गए वो और भी है। हम नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे, आगे वाले वीडियो में हम देखेंगे कि जो बचे हुए हैं जो स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित ठहराव है, हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।